नमस्कार एवरीबॉडी, माय बायोलॉजी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक ऑस्मोसिस परासरण को डिस्कस करेंगे। भाई परासरण होता क्या है उसको हम समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने विसरण को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि विसरण में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसके पार्टिकल्स उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं और इसे ही क्या कहा था आपने, विसरण कहा था। जबकि जो परासरण होता है उसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, या इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो परासरण में क्या होता है, विलायक के पार्टिकल्स का या विलायक के अणुओं का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, किसी भी विलायक के, किसी भी विलायक के या सॉल्वेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी विलायक के पार्टिकल्स का उसकी उच्च सांद्रता से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परंतु जो ये गमन हो रहा है वह किसके माध्यम से होना चाहिए, वो होना चाहिए एसपीएम के माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। किसके माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी भी विलायक के अणुओं का या विलायक के पार्टिकल्स का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही परासरण कहलाता है। अब परासरण में क्या होता है, जब दो अलग अलग सांद्रता युक्त विलयन को एसपीएम के माध्यम से पृथक किया जाता है तो जो अधिक सांद्र जो विलयन है उसकी ओर लो सांद्र विलयन के अणुओं का गमन होता है। मतलब जैसे ये दो विलयन है, इस विलयन की जो सांद्रता है सॉल्यूशन 1, इसकी सांद्र जो कंसंट्रेशन है वह क्या है, ज्यादा है। जबकि जो दूसरा विलयन है सॉल्यूशन 2, इधर सॉल्यूशन 1, इसकी सांद्रता क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। और यहां पर बीच में हमने क्या लगा दी, एसपीएम या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो किस ओर से किस ओर विलायक के पार्टिकल्स का गमन होगा, तो जो निम्न सांद्र विलयन है इससे विलायक के पार्टिकल्स कहां पर जाएंगे, उच्च सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। मतलब सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर विलायक के पार्टिकल्स का गमन होगा। और किसी भी कोशिका में अगर देखें तो विलायक के रूप में कौन प्रेजेंट होता है, तो हमेशा ही कोशिका में विलायक के रूप में वाटर कार्य करेगा। तो हम कोशिका के हिसाब से देखें तो कोशिका में मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, या फिर किसी भी विलयन में अगर किसी भी विलयन की सांद्रता कम है तो कम सांद्र विलयन से वाटर के मॉलिक्यूल्स का उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण के दौरान जो ये गमन हो रहा है
निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है या विलायक के जो मॉलिक्यूल्स है इनका जो गमन है वह काफी ज्यादा होता है, और जो उच्च सांद्र विलयन है उसके विलायक के अणु भी निम्न सांद्र की ओर जाएंगे, परंतु वह बहुत ही कम मात्रा में जाएंगे, और ये तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों ही विलयनों की जो सांद्रता है वह समान नहीं हो जाती, मतलब साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। इक्विलिब्रियम स्थापित होने तक यह गमन होता रहता है। इस दौरान क्या होगा, निम्न सांद्र विलयन से अधिक अणुओं का, जबकि उच्च सांद्र विलयन से विलायक के कम अणुओं का यहाँ से गमन होता रहता है, जिसके द्वारा एसटीएम के माध्यम से, और जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह गमन होता रहता है, और साम्य अवस्था स्थापित होने पर भी गमन होगा, परंतु यहाँ से बराबर मॉलिक्यूल्स का गमन होगा। अगर इधर से दो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की ओर आ रहे हैं तो इधर से भी दो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की ओर जाएंगे, मतलब नेट मूवमेंट का जो मान होगा वह कितना होगा, 0 होगा। प्रासरण में साम्य अवस्था स्थापित होने पर जो नेट मूवमेंट का जो मान होता है या कुल गमन का जो मान होता है वह कितना होता है, 0 होता है। और जो प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से ही जीवित कोशिका में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश कर पाते हैं। जीवित कोशिका में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कब किसके माध्यम से प्रवेश करेंगे, ऑस्मोसिस या प्रासरण के माध्यम से ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल्स में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और वह कोशिका झिल्ली किसकी भांति कार्य करती है, कोशिका में एसटीएम की भांति या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है। तो अगर किसी भी लिविंग सेल्स में अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स का गमन होना है तो वह किसके माध्यम से होगा, प्रासरण के माध्यम से होगा। और जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या जो विलायक के जो पार्टिकल्स हैं इनका अगर किसी भी कोशिका के अंदर ये एंटर कर रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। मतलब विलायक के अणुओं का किसी कोशिका के अंदर जाना बस भी किसके माध्यम से, कोशिका झिल्ली के माध्यम से। जैसे यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से किसी कोशिका के अंदर एंटर कर रहे हैं इसे क्या कहेंगे हम, एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर कोशिका से बाहर आ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्टो ऑस्मोसिस कहेंगे। तो एंडो ऑस्मोसिस के दौरान तो क्या होगा, कोशिका वाटर मॉलिक्यूल्स ग्रहण करके क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, जबकि एक्टो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान जब कोशिका से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो कोशिका कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। तो ये था प्रासरण। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो जो प्रासरण दाब होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वह अधिकतम प्रेशर या अधिकतम दाब होता है जो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे प्लाज्मोलाइट सेल से अधिकतम प्रेशर होता है जो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी प्लाज्मोलाइट सेल से और अधिक जल के अणुओं के निष्कासन को रोकता है, और अधिक जल के
अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह एक अधिकतम प्रेशर होता है जो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी प्लाज्मोलाइट सेल से और अधिक जल के अणुओं के निष्कासन को रोकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब तो आप जानते होंगे सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। एक तो हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। तो जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन होगा ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा, अधिक सांद्र होगा। मतलब इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता होगी वह ज्यादा होगी। अगर सांद्रता ज्यादा होगी इसमें जो विलायक होगा वह तो कम होगा, जबकि जो विलेय होंगे वह ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें विलायक और विलेय लगभग समान मात्रा में होते हैं। मतलब अगर दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा सकते हैं अगर दोनों में विलेय पदार्थ, विलायक और जो विलेय है उनकी मात्रा समान है। तो उसी प्रकार जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है यह तनु विलयन होता है या तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसमें जो विलायक होगा वो काफी ज्यादा मात्रा में होगा, जबकि जो विलेय होगा वह बहुत ही कम मात्रा में होगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिया है हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अधिक सांद्र विलयन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह अधिकतम प्रेशर होता है जो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे। जैसे कोई ये सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है ये, काफी ज्यादा सांद्र सॉल्यूशन है, मतलब हाइपरटोनिक है। अगर इसमें कोई सेल पड़ी हुई है तो उसका क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, जिसके कारण उस सेल से क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो सेल्स होती है कैसी हो जाएगी, काफी संकोचित हो जाएगी, मतलब प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी प्लाज्मोलाइज्ड सेल से और अधिक जल के अणुओं के निष्कासन को रोकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वह अधिकतम प्रेशर होगा जो इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी प्लाज्मोलाइज्ड सेल से और अधिक वाटर मॉलिक्यूल्स के निष्कासन को रोकता है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह किसके द्वारा दिया जाएगा, वह इस यहाँ पर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसी के अंदर क्या होगा, एक द्रव स्टैटिक दाब उत्पन्न होगा या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होगा जो कि इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स के निष्कासन को रोकेगा। भाई ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो कोशिका की जो सांद्रता है वह भी काफी ज्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में। मतलब विलयन की सांद्रता और कोशिका की जो जीव द्रव्य है उसकी सांद्रता अगर बराबर हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स अब बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो वह हाइड्रोस्टैटिक जो दाब उत्पन्न हुआ है इस विलयन के अंदर या इस कोशिका के अंदर, उसे ही क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब कहेंगे। तो प्रासरण दाब इस विलयन के अंदर उत्पन्न होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेल्स में सोलवेंट पार्टिकल्स की या जल के अणुओं की कमी हो रही है तो उस कोशिका में एसपीएम के रूप में कार्य कर रही जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह उस कोशिका से वाटर मॉलिक्यूल्स के निष्कासन को या वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रवेश को, वाटर मॉलिक्यूल्स के लॉस को, मतलब जल हानि का विरोध करती है। और इस दौरान जो द्रव स्टैटिक दाब उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब जो यहाँ पर जो एसपीएम के रूप में जो कार्य कर रही है इससे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो निष्कासन है वह या वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वह साम्य अवस्था स्थापित होने तक होता है। और साम्य अवस्था स्थापित होने के बाद भी होता है, परंतु बराबर मात्रा में होगा, ये हमने देख लिया।
और इस स्थिति में जो विलयन का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, विलयन में क्या होगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होगा जो कि इस कोशिका से और वाटर मॉलिक्यूल्स के निष्कासन को रोकेगा। और वो जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा वही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और पीपर ऑस्मोमीटर, पीपर ऑस्मोमीटर एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम किसी भी विलयन का क्या माप सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर माप सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। एक तो टर्गर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर को हिंदी में कहा जाता है स्पीड दाब, और वॉल प्रेशर को मतलब भित्ति दाब। तो अभी अभी आपने पढ़ा जो एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या होता है, किसी भी कोशिका में क्या प्रवेश करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश करते हैं। और वह जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वह उसके जीव द्रव्य से होते हुए कहां पर चले जाएंगे, उस कोशिका की वैक्यूल्स में चले जाएंगे। और वैक्यूल्स में जाने के पश्चात वो वहां पर संग्रहित होते रहते हैं। और वैक्यूल्स में जाने के पश्चात जो वैक्यूल्स होते हैं वह फूल जाती है या काफी बड़ी हो जाती है। और जो वैक्यूल्स होती है वो उसके जीव द्रव्य पर दबाव डालती है, जिसके कारण जो कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वह तन जाती है। मतलब कोशिका में क्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है। और जो वैक्यूल्स के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है कोशिका के प्रोटोप्लाज्म पर, इसे ही क्या कहेंगे हम, टर्गर प्रेशर कहेंगे। या प्रोटोप्लाज्म पर जब दबाव डालेंगे तो कोशिका झिल्ली भी तन जाएगी। और कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। मतलब पूरा ही जो प्रोटोप्लास्ट है और कोशिका भित्ति पर जो दबाव डालता है उसे क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर या स्थित दाब कहेंगे। परंतु बदले में जो कोशिका भित्ति होती है वह टर्गर प्रेशर के बराबर ही किंतु अपोजिट डायरेक्शन में क्या डालती है, दाब डालती है। और उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहते हैं। तो जो टर्गर प्रेशर और जो वॉल प्रेशर होते हैं वह एक दूसरे को साम्य अवस्था में बनाए रखने का कार्य करते हैं। और जिस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है वहां पर टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो वह कोशिका फट जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम आरबीसी को किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या तनु विलयन में रख दे तो जल कोशिका के अंदर या आरबीसी के अंदर प्रवेश करने लग जाता है, जिसके कारण जो आरबीसी होती है वह फूल जाती है और वह हमेशा ही फूलती रहती है, जिसके कारण इसमें कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती, जिसके कारण कुछ समय पश्चात कोशिका ब्लास्ट हो जाती है या फट जाती है। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दो टर्म आपके यहाँ से समझ में आ गई होगी। मतलब अब यह कह सकते हैं कि किसी भी बंद सिस्टम या सेल्स में, जैसे कोई ये बंद सिस्टम है या कोई सेल्स है, तो अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या विलायक के अणु प्रवेश कर रहे हैं तो इसके अंदर एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है जो कि और अधिक वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रवेश को रोकता है। क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश करेंगे इसके अंदर क्या होगा, वाटर कहां पर जाएगा, इसकी वैक्यूल्स में जाएगा, वैक्यूल्स किस पर दबाव डालेंगे, प्रोटोप्लाज्म पर दबाव डालेंगे, जिसके कारण इसकी सेल मेम्ब्रेन तन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये कोशिका ये चाहेगी कि अब ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर न आए। तो उस केस में क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, एक द्रव स्थितिक दाब या एक प्रकार का बल उत्पन्न होगा। और उस बल को ही क्या कहेंगे हम, टर्गर प्रेशर या स्पीड दाब
कहेंगे। और जो ये स्निग्ध दाब की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। क्योंकि हमने जैसे ही जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन था उसमें क्या डाली थी हमने, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे भाई अभी, तो हमने एक्सेट डाली थी जो कि किसमें आ गई थी? प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में आ गई, मतलब काफी संकुचित हो चुकी थी। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वह कैसा हो गया था? वाटर मॉलिक्यूल्स के थोड़ा बहुत बाहर आने से वह थोड़ा सा जो हाइपरटोनिक था, मतलब उसमें थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज्यादा हो गई होगी, और कोशिका में भी क्या होगी? कोशिका की सांद्रता थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ पा रहे थे। मतलब इस विलियन में कुछ ना कुछ एक ऐसा दबाव उत्पन्न हुआ होगा जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स अब बाहर की ओर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जो दबाव उत्पन्न हुआ है उसे ही क्या कहेंगे? या जो बल उत्पन्न हुआ है उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। अगर बंद सिस्टम की बात कर लें उसे क्या कहते हैं हम? टर्गर प्रेशर। अगर खुले सिस्टम की बात करें तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये थे हमारे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। इसके बाद हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।